हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। हमने लास्ट वीडियो में टिश्यूज चैप्टर के एनिमल टिश्यूज़ को देख लिया था। अब हम देख रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ को देख लिया था, राइट। एंड अब हम एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द लेसन हम देख लेते हैं कि हमने प्लांट टिश्यूज़ में क्या क्या देखा था। हमने देखा था प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और देखा था परमानेंट टिश्यू। हमने परमानेंट टिश्यू की सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट देखे थे। इनके अगेन हमने सब डिवीजन देखे। मेरिस्टेमेटिक में हमने 3 देखे थे, एपिकल, देन हमने दूसरा देखा था इसमें लेटरल, देन देखा था हमने इंटरक्युलरी। तो ये सब तो आपको याद है ना। अब हम आगे मूव करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरह। जब हम ब्रीथ करते हैं हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली वी फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। इनहेल एंड एक्सेल करते समय हम अपने चेस्ट का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फील कर सकते हैं। अभी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं मूव करते हैं, कैसे मूव कर पाते हैं? बिकॉज यहाँ पे एक स्पेशलाइज सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करते हैं और उनकी वजह से ही ये मूवमेंट होता है। एंड वाइल हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम इनहेल करें ऑक्सीजन, और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो हम क्या करते हैं? CO2 को एक्सेल करते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, हर बॉडी के सेल तक ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड एक तरह से बहता जाता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप करके लेता जाता है हर सेल तक। हर सेल का एक ऑर्गेनली होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ये ऑक्सीजन स्टोर होती है, एज वेल एज जो हम खाना खाते हैं तो वो भी इंटेस्टाइन से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। तो फूड ऑक्सीजन जो स्टोर होता है हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, CO2 भी प्रोड्यूस करता है, वाटर भी प्रोड्यूस करता है। अब ये CO2 हमारे को नहीं चाहिए, तो ये CO2 एक्सेल आउट होगी। और एक्सेल कैसे होगी? CO2 हमारे लंग्स तक पहुँचेगी, और कौन पहुँचाएगा CO2 को? ब्लड पहुँचाएगा लंग्स तक। तो देखा हमने ब्लड का कितना काम है। इसके अलावा ब्लड और बहुत से काम करता है। ये गैसेस को तो फ्लो करवाता ही है, कैरी करवाता है, फूड को भी कैरी करवाता है, वेस्ट मटेरियल को भी कैरी करवाता है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और ये लिवर एंड किडनी तक लिवर किडनी की जो डिस्पोजल्स हैं उनको भी निकलवाता है ना। तो लिवर किडनी पर ले जाकर डिस्पोज ऑफ करवाता है सब वेस्ट को। ब्लड, मसल्स, ये सब क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं टिश्यूज़ के जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। अब अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, हम कह सकते हैं कि हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ के ये प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? एपिथेलियल, मेरिस्टेमेटिक, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ब्लड की बात करें, ये कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स मस्कुलर टिश्यू है, नर्व न्यूरॉन सिस्टम का पार्ट है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? देखो, एपिथेलियल टिश्यू को हम इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं स्किन ऑफ आवर बॉडी। तो जो सबसे कवरिंग होती है ऊपर की एंड प्रोडक्टिव कवरिंग होती है एनिमल्स में, वो होती है एपिथेलियल टिश्यू की। एनिमल्स प्लांट्स दोनों में ही होती है ये आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव कवरिंग। एपिथेलियल क्या करती है? ये ऑर्गन्स में एंड जो कैविटीज़ यानी हॉलो स्पेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, वहाँ पर अपनी लेयर्स बनाती हैं, है ना। और हम बात करें इसकी, तो ये क्या करती है? ये फॉर्म करती है बैरियर्स को। बैरियर्स होता है, रुकावट बनती है टू कीप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सिस्टम सेपरेट। जैसे कि लिवर है, उसके बाद आपके पैनक्रियाज हैं, ये सब बहुत पास पास है लेकिन फिर भी ये मिक्सअप नहीं हो जाते, क्योंकि एपिथेलियल जो है ये इनको सेपरेट करती है। अब जो स्किन है, ये जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ब्लड वेसल्स होती है आपकी जो जहाँ पे ब्लड बहता है, तो ब्लड वेसल्स की अगर हम
लाइनिंग्स की बात करें, यानी ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो ये भी किसके बने हैं, एपिथीलिया के बने हैं। उसके अलावा लंग एल्वोली, एल्वोली क्या होता है, देखो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने अंदर तो वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे लंग्स में स्टोर होती है, बट लंग्स में एक स्पेसिफिक प्लेस होती है, उसको हम कहते हैं लंग एल्वोली, जहाँ पर वो स्टोर हो जाती है ना। और यहाँ पर आता है ब्लड लंग एल्वोली पर, और वो लेकर जाता है अपने साथ उस ऑक्सीजन को। वेराज CO2 ब्लड लेके जाता है लंग्स तक, लंग्स में कौन से हिस्से पे पहुँचाता है, लंग एल्वोली के अंदर उसको पहुँचाता है, जहाँ से वो फिर एक्सेल आउट होती है। तो ये हमने देखे कि लंग एल्वोली क्या था। उसके बाद किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल्स हैं सब। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर ये टाइटली पैक्ड नहीं होगा, इसमें स्पेसेस होंगे, तो फिर जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही तभी कर सकता है जब ये पूरा एरिया कवर करे। तो इस वजह से ये कंटिन्यूस शीट बनाता है, और इनमें बहुत छोटे छोटे स्पेसेस बहुत कम होते हैं, इनमें सीमेंटिंग मटेरियल नहीं होता है, और नो इंटरसेलुलर स्पेस एज वेल, बहुत कम स्पेसेस होते हैं, होते ही नहीं है। सीमेंटिंग मटेरियल भी नहीं होता जो जोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरली बड़े जॉइंट होते हैं। और जो भी हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और लीव कर रहा है वो एक तरह से एक एटलीस्ट एक लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को तो क्रॉस करने ही चाहिए ना। सो एज अ रिजल्ट ये परमिएबल भी होती है, इसमें होल्स नहीं होते, बट इसकी जो नेचर है वो ऐसा होता है कि परमिएबल होती है। और जो परमिएबिलिटी है ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, तो उसको इन परमिएबल्स या होल्स, जो परमिएबिलिटी है इसमें हल्के हल्के से होल्स हैं उनके थ्रू एंटर और एग्जिट करना पड़ता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, बस हल्के से होल्स हैं छोटे छोटे। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, किसी भी तरीके की हो वो एपिथेलियम टिश्यू जो होती है उन सबके अंदर एक अंडरलाइन टिश्यू होता है बाय एन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। का क्या मतलब है, देखो इनके नीचे बना हुआ होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन, बेसमेंट होता है एक तरह से, जो कि एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से सेपरेट करता है, एपिथेलिया को सेपरेट करता है आगे बाजू के आगे आसपास के टिश्यूज से। जो डिफरेंट एपिथेलिया होते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं, और इनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम लाइनिंग ब्लड वेसल्स लाइनिंग की बात करते हैं या लंग एल्वोली की बात करते हैं, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही है ना ऑफ सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एक बहुत परमीबल सरफेस चाहिए होता है, जैसे कि लंग एल्वोली से मटेरियल निकाला जा सके, और इस तरह से जो इनका फंक्शन है लंग एल्वोली और ब्लड वेसल्स का, ये थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, और इनका जो मेन फंक्शन है वो तभी फुलफिल हो सकता है जब इनका सरफेस परमीएबल हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना इसलिए। तो उनमें क्या होता है, एक सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलिया प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं, और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, जैसे एसोफेगस हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गई, ये सब भी स्क्वामस एपिथेलियम है। स्किन भी एक स्क्वामस एपिथेलियम का टाइप है, लेकिन स्किन क्या है, ये जैसा हम जानते हैं हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये थोड़ी ज़्यादा लेयर्स की होती है, ये स्ट्रैटिफाइड होती है, स्ट्रैटिफाइड यानी बहुत सारे लेयर्स की बनती है। सिंस ये एक पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होती है, इस तरीके की एपिथेलिया को हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया कहते हैं। तो जो स्किन एपिथेलियम सेल्स होते हैं ये कई सी लेयर्स में अरेंज होते हैं, सो दैट जो वियर्स एंड टीयर्स है फाड़ फोड़ ना हो ज़्यादा, है ना। सो इस वजह से ये कुछ इस तरीके के हमें दिखते हैं, अगर हम इनको देखें तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है ना। लेयर्स में एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, इतनी सारी लेयर्स पे लेयर्स है, लेयर्स पे लेयर्स है। तो ये क्या है आपका स्ट्रैटी, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बट अगर आप चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड मीन्स लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स। ओके, तो आपको अगर चैप्टर्स अच्छे से समझ में आएंगे ना, मेरा काम है आपको मैं सब चैप्टर्स समझाऊँ अच्छे से और जो बेसिक चीज़ें वो बताऊँ। फिर आप 20 बार जब रीड करोगे ना, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे और एक अच्छे से आप है ना साइंस बन जाओगे, अच्छी साइंस बन जाओगे, आप साइंस स्टूडेंट्स बन जाओगे, राइट। अब देखो, हम ये जानते हैं कि जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का। एब्जॉर्प्शन किसका? न्यूट्रिशन का। और सिक्रेशन किसका? वेस्ट मटेरियल्स का। तो एज इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन में सब होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द एपिथेलियल, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एपिथेलियल प्रेजेंट होते हैं वो कॉलम शेप्ड होते हैं, कॉलम की तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। और इन कॉलमनर एपिथेलियम की हेल्प से जो मूवमेंट है ना एपिथेलियल बैरियर्स का वो बढ़ता है। एपिथेलियल फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर्स। एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं लाइक ये रीजन हो गया, या फिर आपका क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी रीजन हो गया। तो यहाँ पर ये एपिथेलियल बैरियर्स जो है ना, इनमें मूवमेंट फैसिलिटेट्स करवाते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं ये सीलिया की तरह, इनमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये सीलिया क्या करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और हमारे जो म्यूकस होता है उसको ये पुट फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। अभी बताऊंगी मैं कैसे। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और वहाँ पे सीलियास भी प्रेजेंट होती हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? आउटर सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एपिथेलिया है, ये सॉरी सीलियाज है। ओके, तो ये क्या होती है, जो सीलिया होती है ये मूव करती है और ये मूवमेंट जब करती है तो जो म्यूकस है हमारे नोज़ में प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको आगे ये लाती है टू क्लियर द नोज़। सो ये जो एपिथेलिया होती है इस तरीके की, इसको हम सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। देखो क्या है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं नोज़ में हमारे, और मान लो यहाँ पे हमारा म्यूकस जमा हुआ है। अब ये एपिथेलियम मूव करेंगे यूँ 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 यूँ, तो ये क्या करेंगे, इस म्यूकस को भी फुट फॉरवर्ड करेंगे, आगे लाएंगे। और ये म्यूकस कुछ नहीं बल्कि वेस्ट कंटेन करता है। ओके, अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कुछ इस तरीके का दिखता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो जो कॉलमनर एपिथेलियम है ये क्या बनाता है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम बनाता है, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाता है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये क्या करती है, फॉर्म करती है लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड हो गया और किडनी ट्यूब्यूल्स हो गई, तो ये सब बनाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो एपिथेलियम होती है इस तरीके की, ये एक एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ये कई बार स्पेशलाइज्ड हो जाती है और ग्लैंड सेल्स बना देती है। और ग्लैंड सेल्स बनने के बाद क्या होते हैं कि सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। किसको सीक्रेट करते हैं? डिफरेंट जूसेस को एट द एपिथेलियल सरफेस। सो समटाइम्स क्या होता है, जो पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यू का ये फोल्ड हो जाता है, मतलब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है ये फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे ये मान लो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये ना मुड़ जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ये फोल्ड हो जाएगा और ये बना लेगा आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो कि मल्टी सेलर ग्लैंड्स फॉर्म करता है। सो ये टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड्स एंड फॉर्म्स मल्टी सेलर ग्लैंड्स, बहुत सारे सेल्स के ग्लैंड बना देता है, इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड के एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका काम होता है जॉइंट करने का। और किस चीज़ को जॉइंट करने का काम होता है? इसका काम होता है जॉइंट करने का डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। जैसा कि हम जानते हैं लाइक ब्लड हो गया, बोन्स हो गए, तो ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। स्केलेटन होता है, ब्लड होता है, तो ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, राइट। सो अब मैं कनेक्टिव टिश्यू को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में भी बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी 14 मिनट्स का वीडियो बना लिया। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ फ्यू मिनट्स एंड जल्दी से थोड़ी अपने चैनल की भी बातें कर लेते हैं।
तो अब आपको सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारे चैनल का मोटिव क्या है। तो हमारे चैनल का मोटिव है कि हम किसी भी तरह से जो हमारा नेशन है, हमारा देश है, इसको आत्मनिर्भर बना सकें और हम एक तरह से जो एजुकेशन है उसका फैलावा कर सकें, उसका संचार कर सकें वर्ल्ड, मतलब हमारे नेशन में तो एटलीस्ट, है ना। देखो, एजुकेशन हम सबको चाहिए और ये एजुकेशन जो है हमारी एक राइट है। अगर हम एजुकेशन नहीं मिलेगी तो हम एक डेवलप्ड पर्सन नहीं बन सकते हैं। और आज हर किसी का सपना होता है कि हम एक बड़े इंसान बने, हमें खूब इज़्ज़त मिले और हम एक एजुकेटेड पर्सन मिले। जब हम ये कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या हम पढ़ रहे हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग आती है कई बार तो कि अरे वाह, हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को आप सब ना गंवाएं, खेलें कूदें मज़े करें, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी कैरी ऑन रखें। क्योंकि मैंने ये देखा कि लॉकडाउन में जो एजुकेशन है इस पर कैसा भी असर आया हो, जो एक असर आया है ना हम सब पर, वो ये कि एक तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा है वर्ल्ड। जैसे हम लोग पहले घूमते फिर हर चीज़ को समझते थे, तो हमारा ये कोशिश है कि हम किसी तरह से इंटरेस्टिंगली पढ़ा सके। चैप्टर्स कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा बुक का पढ़ाएं। और अभी हम अपने और कोर्सेज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जनरल साइंस डिस्कस करेंगे, हम जनरल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा फॉरेन अफेयर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी और सीएससी, तो या स्टेट, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम्स देते हो तो उन सबको भी हम कोशिश करते हैं कि आप तक लाएं। और हम भी अभी एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के तौर पे हैं हम भी। कोई बहुत मतलब कोई बहुत अभी बहुत बड़ी चीज़ या कोई बहुत बड़ा अपना कुछ काम नहीं करते हैं हम, तो एक एक तरह से जो हमने सीखा है या हम जो सीख रहे हैं उसको आप तक पहुंचाते हैं। और इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ये कि आप सबको पढ़ने को अच्छा मिलता है और हमने भी अभी न्यू न्यू चीज़ें जो पढ़ी हैं सीखी हैं वही आपसे शेयर करते हैं। कोई बहुत ऐसा शेयर नहीं करते हैं जो हमने बहुत कुछ सीखा होगा पहले कभी, हम भी रिसेंटली सीखते हैं और आप सबके साथ शेयर करते हैं। और लाइफ इज़ कम्प्लीटली टू लर्न, हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। हमारी लाइफ में हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना सीखे, तो सीखना तो है ही, है ना। हमारे साथ सीखोगे, मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा। और आप अगर चाहते हैं कि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अपने चैनल को आगे बढ़ाएं, तो हमें मोटिवेट कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिए, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप लोगों को ये बहुत ज़रूरी बात है ये जानना कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी फ़ायदा है और हमारे भी सब्सक्राइब्स जो हैं वो बढ़ेंगे, जिससे कि हमको अगेन बहुत मोटिवेशन मिलेगी, राइट। तो इतनी सारी बातें कर ली हैं हम लोगों ने और अब हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं थोड़ी मज़ेदार बातें करने के बाद। अब हम शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड क्या एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहलाता है क्योंकि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो ये आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी होगा दिया हुआ, आप उसे एक बार फिर गो थ्रू करेंगे, वीडियो में मैंने बताया होगा उसको देखिए। अब देखो, लुक एट दिस टाइप ऑफ द टिश्यू इन सम मोर डिटेल। चलो अब हम इसको और पढ़ते हैं। अब जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये लूजली स्पेस्ड होते हैं। लूजली स्पेस्ड यानी कि इनके बीच में बहुत स्पेसेस होता है और इनमें एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरी होती है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, एक इस तरीके की मैट्रिक्स इनमें प्रेजेंट होती है। ये जो मैट्रिक्स होती है ये क्या होता है? मैट्रिक्स एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो समटाइम्स फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है। जेली लाइक यानी कि जेली जेली होता है और फ्लूइड यानी लिक्विड लिक्विड होता है, डेंस यानी गाढ़ा होता है और रिजिड यानी कई बार बहुत हार्ड होता है। जो नेचर होता है मैट्रिक्स का ये डिफ़र करता है, मतलब डिफरेंट होता है इन कॉन्कोर्डेंस, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड को। तो ब्लड में एक येलो लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक फ्लूइड है, एक लिक्विड मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स का कलर जो होता है येलो होता है, तो प्लाज्मा भी येलो कलर की होती है। और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल्स लाइक WBCs एंड RBCs। तो हम WBCs को रेड ब्लड कॉर्पल्स और RBCs को वाइट ब्लड कॉर्पल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और तो RBCs हो गए, RBCs को हम रेड ब्लड कॉर्पल्स भी कह सकते हैं और WBCs को हम वाइट ब्लड कॉर्पल्स भी कह सकते हैं।
और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है। एक बात ये ध्यान रखना कि जो WBCs होते हैं इनका एक तरीके का जो टाइप है वो प्लेटलेट्स होता है जो कि इनमें सस्पेंडेड होते हैं। तो जो ब्लड है ये फ्लूइड ब्लड क्या होता है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड, और इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं RBCs और WBCs एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होती है इसमें प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स होते हैं। जो ब्लड होती है वो फ्लो करती है और ट्रांसपोर्ट करती है गैसेस को और डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल्स को, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ओके, अब बोन क्या है, ये एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में फैली रहती है और एक फ्रेमवर्क बनाती है दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या करती है, ये मसल्स को अपने अंदर छिपा करके रखती है। मसल्स कमज़ोर होती है ना, मसल्स में अगर लग जाएगी तो बहुत दर्द होगा और मे बी बहुत कोई बिग इंजरी हो जाए, लाइक हार्ट है, कुछ नहीं है, वो मसल्स ही हैं, है ना। तो ब्लड है, ब्लड नहीं सॉरी हार्ट है, मसल्स हमारे। तो जो मसल्स होती हैं, मसल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। बोन्स एक हार्ड चीज़ होती है, तो एज अ गार्ड ही काम करती है। गार्ड यानी कि एक तरह से जो मसल सेल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देती हैं और सपोर्ट करती है कई मेन ऑर्गन्स को ऑफ द बॉडी, लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, मोड़ा वोड़ा नहीं जा सकता, ज़्यादा मोड़ने की कोशिश भी मत करना, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, जो बोन्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होती है एक हार्ड मैट्रिक्स यानी कड़क रिजिड मैट्रिक्स होती है, जो कि किसकी बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती है। ओके, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स की बनी होती है। अब जो दो बोन्स होती है ना, ये कनेक्टेड होती है बाय द नाद। अब देखो यहाँ पे आपके आते हैं जॉइंट वाली टाइप्स की बोन्स, जॉइंट बोन्स कहते हैं इनको। ठीक है, तो जो दो बोन्स होती हैं कनेक्टेड होती हैं टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये बहुत इलास्टिक होता है। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ यानी इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ होती है, अच्छी खासी होती है वैसे तो। जो लिगामेंट होता है इसमें वेरी लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है, बहुत कम मैट्रिक्स होती है और ये बोन टू बोन कनेक्शन करता है। जो टेंडन्स होती हैं ये कनेक्ट करती हैं मसल टू बोन, तो लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन। और ये भी अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स फाइब्रस होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें होती है कंसिडरेबल, ठीक ठाक होती है, इनमें बहुत ही बढ़िया होती है ना। इनमें होती है हाँ भाई काम चला हुआ है, अच्छी खासी सही है, काम चल जाएगा। इनमें होती है ग्रेट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, बट फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है इनमें थोड़ी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना कि इलास्टिक है तो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होगा, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल कम ही होता है। अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज़ कार्टिलेज। तो ये क्या है, तरीके का अलग तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं। अब ज़्यादा स्पेसेस होते हैं इट मीन्स ज़्यादा स्पेसेस होंगे तो क्या होगा, इतनी हार्ड नहीं होगी ये। तो इसमें भी सॉलिड मैट्रिक्स होती है जो कि प्रोटीन्स एंड शुगर की बनी होती है, बट कार्टिलेज बोन्स बहुत स्मूथ बोन्स होती हैं। इनका सरफेस बहुत स्मूथ होता है ना। एट द जॉइंट्स पे, मतलब जैसे आप देखो आपका ईयर है, ईयर कितने सॉफ्ट है, इनको आप कितना आराम से फोल्ड कर सकते हो। और ये जैसे आपके नोज़ पे, ईयर्स पे, ट्रैकिया और लेरिंक्स पे प्रेजेंट होती है। आप इससे बहुत आराम से कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हो ऑफ योर ईयर्स, बट आप कभी भी अपनी आर्म्स को या कभी भी अपने, ऐसा देखा है क्या कि पैरों को मोड़ माड़ लिया हो, नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज ये स्मूथ होता है थोड़ा, लेकिन जो बोन्स है तो हार्ड होती है, इनको नहीं मोड़ना और इनको मोड़ना भी नहीं चाहिए, टूट जाएंगी ना। तो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, देखो एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ मिलता है, स्किन और मसल्स के बीच में जो होलो स्पेसेस होते हैं, होलो स्पेसेस यानी खाली स्पेसेस होते हैं, वहाँ मिलते हैं। स्किन या मसल्स हो गई या ब्लड वेसल्स हो गई या नर्व्स हो गई या बोन मैरो हो गई, तो इनके जो अंदर का खाली स्पेस होता है ना, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। इट फिल्स अ स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स के बीच में भी स्पेसेस होता है, वहाँ पे भी ये मिलती है।
सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करती है और ये क्या करती है, टिश्यूज़ का रिपेयरेंस में वर्क करती है। अब जो एडोपोस टिश्यूज़ हैं ये बड़े मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि आजकल तो घर पे बैठे बैठे हम सब मोटे हुए जा रहे हैं। तो हम मोटे क्यों हो रहे हैं? हमारा जो फ़ैट है ना, हमारा जो बॉडी में फ़ैट स्टोर होता है वो एडिपोस टिश्यू में होता है। ये क्या होता है एडिपोस टिश्यू? ये फ़ैट स्टोरिंग टिश्यू होता है। अब क्या होता है, ये हमारी स्किन के नीचे या बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स मिलता है। हम खूब घी वी खाते हैं तो जो सारा घी वी है ये कहाँ स्टोर हो जाता है, हमारा एडिपोस टिश्यू में स्टोर हो जाता है। और ये एडिपोस टिश्यू फूलते जाते हैं, फूलते जाते हैं, फूलते जाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स, और फूट फूट के मोटे मोटे होते जाते हैं और हमें मोटा कर देते हैं। तो जो स्टोरेज ऑफ फैट है ना, ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, हमें पतला भी रखती है कई बार तो, और कई बार हमें बहुत मोटू भी कर देती है, राइट। अब आते हैं मसल टिश्यूज़, जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और मसल टिश्यूज़ बेसिकली इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के स्पाइनल शेप्ड होते हैं थोड़े थोड़े। तो जो मसल टिश्यूज़ होते हैं ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल, जैसे हम मसल फाइबर्स कहते हैं। ये जो टिश्यू होता है ना, सो मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड द मसल फाइबर्स। सो ये जो टिश्यू होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी, जो बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं। जो मसल्स होती हैं कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन्स को, जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। हम मूव कर सकते हैं अपनी कुछ मसल्स को बाय कॉन्शियस विल, जब चाहे तब। जैसे कि मैं हाथ है उसकी मसल्स को जब चाहूँ मूव कर सकती हूँ। बट क्या मैं अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकती हूँ कि भाई हार्ट तुम अभी मत करो मूवमेंट, क्योंकि तुम अभी मूवमेंट करोगे तो अभी तुम थक जाओगे, इसलिए बाद में मूवमेंट करना नहीं। हार्ट तो अपने अकॉर्डिंगली हर समय मूवमेंट करता रहता है। सो जो मसल्स होती है जो हमारी लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, जब हम उन्हें चाहते हैं हम तब उन्हें मूव करवाते हैं, और जब हम चाहते हैं कि स्टॉप करवा दें तो हम स्टॉप भी करवा देते हैं। तो जो मसल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्स में। तो देखो अब क्या है, आपके लिम्स हैं मूव करते हैं जब आप चाहते हो तब ना, ये तो नहीं ना अपने आप मूव करने लगे आप कह रहे हो भाई रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो जब आप चाहते हो मूव करते हैं, और जब आप डिसाइड करते हो हैव टू स्टॉप इट, देन वो स्टॉप हो जाते हैं। तो जो मसल्स होती हैं जो आपके कहने मानती हों, जो आपके कहे सुनाए पे काम करती हों, उन्हें हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल। ओके। अब ये जो मसल्स होती हैं इनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मसल्स होती हैं ये ज़्यादातर जो बोन्स हैं उनके पास मिलती हैं, अटैच टू द बोन्स, और हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो ये जो मसल्स होती हैं ना, ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स या स्ट्रेशंस दिखाएंगी है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मान लो आपकी एक वॉलेंट्री मसल। तो देखो ये लाइट बैंड्स दिखाएगी, कुछ लाइट बैंड्स दिखाएगी, और कुछ ये डार्क बैंड्स दिखाएगी। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड्स को ये दिखाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब होता क्या है ना कि जो मसल्स होती हैं ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाती हैं, स्ट्रेशंस दिखाती हैं व्हेन स्ट्रेन्ड अप्रोप्रिएटली। एज अ रिजल्ट ये क्या होती हैं, ये स्ट्रेटेड मसल्स भी कहलाती है। तो स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स एक ही बात है। ये जो मसल्स होती हैं ये लॉन्ग होती है, लंबी लंबी होती हैं, हमने देखा। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर जैसी होती हैं, थोड़ी अनब्रांच होती हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही होती हैं, है ना। और बहुत सारे न्यूक्लियसेस इसमें होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो 1 2 3 कितने सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती है। उसके बाद आती है आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स। मैं थोड़ा इंक को मोटा कर देती हूँ। जो मूवमेंट होता है हमारे फूड का इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इन द ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। यानी कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव सिस्टम में,
जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो आपने जैसे खाना खाया अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, खाना डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जैसे लाइक ब्लड वेसल्स। सो ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे कहने पे नहीं चलती हैं, ये अपने आप ही वर्क करती हैं। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं अपने अकॉर्डिंगली। इन्हें हमें नहीं गाइड करना होता, ये अपने आप ही करने लग जाती है जब इनको लगता है कि अब करना है। तो जैसे कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट है या फिर, ठीक है, तो ये जैसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, यानी कि इनको हमें कंट्रोल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही होता है। अब हम रियली में नहीं इनको शुरू कर सकते ना इसको स्टॉप कर सकते जस्ट बाय वांटिंग टू डू सो। तो जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स, बात एक ही है, आपको दो नाम मिल गए यहाँ पे। इनवॉलेंट्री मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स जो होती हैं ये अपने आप काम करती हैं, ये आपके कहने पे नहीं काम करती हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो अपने आप होने होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं। और ये कहाँ मिलती है, इन द इरिस ऑफ द आई। जो आपका आइज़ का इरिस होता है ना, जब ज़्यादा लाइट आ रही होती है तो वो छोटा हो जाता है और जब कम लाइट आ रही होती है तो बढ़ जाता है वो। तो वो अपने आप ही करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड मूवमेंट। यूरेटर में आपको ये मिलेगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आपकी यूरेटर आपने पढ़ा है, तो वो आपको पता है कि अपने आप अकॉर्डिंगली वर्क करता है। फिर ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंकाइज जो होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, सो वो भी अपने आप वर्क करते हैं। अब जो सेल्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड, मतलब स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप बिल्कुल, है ना, पॉइंटेड एंड वाले होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक ही न्यूक्लियस इनमें होता है। अब ये जो होते हैं अनस्ट्रेटेड होते हैं। अनस्ट्रेटेड का क्या मतलब है कि इनमें कोई डिफरेंट कलर्स के बैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो मसल्स होते हैं अपने, अब देखो हमने दो तरह की देख ली, अब एक तीसरी तरीके की है जो इन्वॉलेंट्री है, लेकिन वो हमारी बॉडी में केवल एक जगह ही मिलती है, उसका थोड़ा अलग काम होता है, इस वजह से हम उसको थर्ड कैटेगरी में बोलते हैं, कार्डियक मसल। जो मसल्स हमारे हार्ट की रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं थ्रू आउट लाइफ, कभी नहीं रुकते हैं, ये बिल्कुल नहीं थकते हैं। अब ये जो होते हैं इन्वॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं, कार्डियक मसल्स इन्वॉलेंट्री ही होती हैं। जो हार्ट मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच जो होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। ये देखो कभी नहीं थकती हैं। आप सोचो कि एक बार को आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स रेस्ट ले लेती हैं, लेकिन ये तो कभी भी नहीं लेती हैं। होती तो ये भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन इनको हमने एक तीसरी कैटेगरी इसलिए दे दी है क्योंकि ये कभी नहीं रुकती, ये हर समय काम करती रहती हैं। तो 3 तरीके की आपकी मसल्स हो गई हैं। अब ये वाला हमारा बचा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। नर्वस टिश्यू, ऑल सेल्स, हर किसी सेल। अब मुझे ये रीड करना पड़ेगा क्योंकि ये ना इतना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बट इसमें आपको ज़्यादा दे नहीं रखा, तो मैं रीड करूँगी ना तो आपको अच्छे से और समझाऊँगी। पहले इस फिगर को देखो, ये है आपका नर्वस सिस्टम, या इसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो न्यूरॉन यूनिट मतलब नर्वस सिस्टम का एक सिंगल चीज़ आपको दिखाई है, देखो ये आपकी है पूरी सेल बॉडी, ये आपकी होती है सेल बॉडी। ये होता है न्यूक्लियस, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके डेंड्राइट्स। फिर यहाँ पे आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, और ये होता है नर्व एंडिंग, ठीक है, नर्व का एंड पर। तो अब हम इसको एक बार रीड करेंगे और फिर समझेंगे। मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगी। ऑल सेल्स पोजेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, राइट। ये फिजिक्स नहीं है बट ये बायो में भी हो रहा है, तो हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है ना, तो वही वाली बात है। However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to the another within the body। तो होता क्या है ना कि देखो यहाँ पे दे रखा है, हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है इसमें क्या होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड होता है फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड
एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। जैसे आपको किसी ने नोचा, आपको पिंच किया, तो आप जल्दी से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज है नर्व्स लेके जाती हैं। जो आपका नर्वस सिस्टम आता है उसमें 3 चीज़ें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, देखो ये जो आपका बैक होती है ना, पीठ, तो वहाँ पे आपका जो हेड से और आपके पीठ के बीच में आपको एक रीजन मिलेगा, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको हम गर्दन के बीच का इलाका भी कह सकते हैं। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये भी क्या करता है, ये क्या होता है, जब भी कोई मैसेज आता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स हैं, ये सभी नर्वस टिश्यू बनाते हैं। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के आर कॉल्ड द नर्व सेल्स और न्यूरॉन। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी। तो ये हमने देखा, एक सेल बॉडी है, फिर डेंड्राइट है, उसके बाद एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है। ओके, तो इसमें एक न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है, फ्रॉम विच द लॉन्ग हेयर लाइक dendrite hair like parts arises. These are dendrites. Usually each neuron has a single long part. वो जो long part है वो axon है, and many short branch like hairs called dendrite. An individual nerve cell may be up a meter long, 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, और जो नर्व सेल होता है ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर। तो बहुत सारे जो नर्व फाइबर्स हैं एक साथ मिलकर के कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम नर्व कहते हैं। द सिग्नल दैट passes along the nerve fiber is called the nerve impulse. तो जो सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं नर्व फाइबर्स, उनको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, जो वो सेंड भी करते हैं टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व इम्पल्स अलाउज अस टू मूव आवर मसल्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे ब्रेन की एक्टिवनेस की वजह से हो रहा है, और ब्रेन एक्टिव तभी है जब तक नर्व उस पर मैसेजेस ले जा रही है। तो मसल्स हम मूव कर पा रहे हैं, हमें कोई पिंच कर रहे हैं तो हम हाथ हटा पा रहे हैं, रिएक्ट कर पा रहे हैं। सो द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ द नर्व एंड द मसल tissue is fundamental to the most animals. This combination enables animal to move rapidly in response to stimuli. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कवर होता है। हमने एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ बड़े अच्छे से और बहुत इजीली कवर कर लिया है, मस्ती में भी थोड़ा बातें कर कर के, है ना। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।